नमस्कार दोस्तों फिर से लोकतंत्र की आत्मा हमारे सामने तिल तिल करके मर रही है। हमारे देश को आगे बढ़ाने की सबसे बड़ी ताकत तिल तिल करके सड़कों पर अपनी उम्मीदों की नाव को डूबता हुआ अपने आंखों से देख रही है। और इस नाव को डुबाने का सबसे बड़ा श्रेय हमारे उत्तर प्रदेश के सरकारों के ऊपर जाती है। आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, इसका मतलब आप इस न्यूज से अनभिज्ञ नहीं है कि प्रयागराज में यूपीपीसीएस और आरओ के स्टूडेंट्स धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। दोस्तों, ये वो स्टूडेंट्स हैं जो देश के भविष्य का निर्धारण करते हैं। ये वो स्टूडेंट्स हैं जो राज्य के भविष्य का निर्धारण करेंगे, लेकिन उनके भविष्य के साथ किस प्रकार से खिलवाड़ किया जा रहा है, इस बात की तह तक जाने का हम प्रयास करेंगे। हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर में ऐसा क्यों किया जा रहा है। दोस्तों, साफ तौर पर कहें तो नॉर्मलाइजेशन एक तरीके का ट्रिक है जिससे करप्शन में बहुत आसानी से बढ़ावा मिलेगा। साफ तौर पर कहें तो नॉर्मलाइजेशन के थ्रू अब करप्शन करने में जो नेता हैं, जो अधिकारी हैं, उनको आसानी हो जाएगी। मैं ये जानना चाहता हूं कि नॉर्मलाइजेशन जैसी ट्रिक की एजुकेशन में एग्जाम कंडक्ट कराने में इस ट्रिक की क्या जरूरत है। एक दिन के अंदर आप एग्जाम क्यों नहीं करा पा रहे हो? अगर एक दिन के अंदर इतने सालों से एग्जाम होते आ रहे हैं तो एक दिन के अंदर इस समय एग्जाम कराने में सरकारों को क्यों समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? अगर सरकार इस बात का हवाला दे रही है कि एक दिन एग्जाम कराने की वजह से बहुत से पेपर लीक हो रहे हैं, तो इसमें स्टूडेंट्स की क्या गलती है? क्या पेपर लीक के जिम्मेदार सड़कों पर उतरे हुए वो स्टूडेंट्स हैं, वो विद्यार्थी हैं जो उस राज्य के भविष्य को तय करने वाले हैं? जिसमें से अब आप ये बताइए कि इसमें से कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इतना करप्शन झेलने के बाद जब वो प्रशासनिक अधिकारी बन जाएंगे तो उनसे हम इस बात की उम्मीद रख पाएंगे कि वो करप्शन नहीं करेंगे। जो विद्यार्थी हर दिन तिल तिल कर एक 10x10 की रूम के अंदर अपने जीवन की सबसे कीमती समय निकालता है सिर्फ इस उम्मीद में कि आने वाला भविष्य, आने वाला जो समय है हमारे परिवार के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए अच्छा होगा, जिसके थ्रू हम अपने जीवन का वो समय दे रहे हैं जिसकी वजह से हम आने वाले समय में अपने समाज के लिए, अपने घर वालों के लिए और अपने देश के लिए एक अच्छा कंट्रीब्यूशन कर पाएंगे। हम इंसान होने का अपना पूरा फर्ज अदा कर पाएंगे। लेकिन उस विद्यार्थी की ईमानदारी को, उस विद्यार्थी की हिम्मत को, उस विद्यार्थी की कॉन्फिडेंस को खत्म करने का प्रयास लगातार हमारे देश की राजनीतिज्ञ करते जा रहे हैं। लेकिन सवाल एक और उठता है, वहां पर जितने भी स्टूडेंट्स, जितने भी विद्यार्थी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ईमानदारी से अगर वो हमारा वीडियो देख रहे हो तो ईमानदारी से ये बताएं कि कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो वोट डालने जाते समय देश के भविष्य के बारे में सोच के, उनका एजुकेशन कैसा हो वो सोच के, या हम वोट किस रीजन से डालने जा रहे हैं ये सोच के वोट डालते होंगे। मैं इस बात पे पूरा 100% श्योर हूं कि 70% स्टूडेंट्स ईमानदारी से अगर जवाब दें तो उनके अंदर से एक ही जवाब आएगा कि वोट डालने जाने से पहले हमने ये देखा था कि हमारा कैंडिडेट किस कास्ट का है, हमारा कैंडिडेट किस जात का है, हमारे कैंडिडेट किस तरीके की बातें कर रहा है, हमारे कैंडिडेट में हमारे धर्म को बचाने की कैपेबिलिटी है या नहीं है, हमारा धर्म कौन बचाएगा, हमारे धर्म को कोई आंच आने से रोकने वाला ये कैंडिडेट है या नहीं है। इस बात से इतर दोस्तों, कहा जाता है कि हम जैसी संगत में रहते हैं हमारे ऊपर वैसा ही असर पड़ता है। हम अपने क्लास का मॉनिटर भी उसी को बनाते हैं जो पढ़ने में बहुत अच्छा होता है। हम टीचर भी उसी को बनाते हैं जिसके अंदर टीचिंग करने की कैपेबिलिटी होती है। हम हर वो चीज सोच समझकर वो हर एक तरीके के मैनेजमेंट करने वाले को चूज करते हैं जिसके अंदर उस लेवल की कैपेबिलिटी होती है। पहले उसको हर एक तराजू पर तौला जाता है, उसके बाद उसे उस ओहदे पर बैठाया जाता है। लेकिन हमारे देश के लोकतंत्र में इस बात पर कोई ध्यान नहीं देता कि जहां से पूरे देश को संचालित करना है, जहां से पूरे राज्य को संचालित करना है, जहां से पूरे विधानसभा को संचालित करना है, जहां से पूरे लोकसभा को संचालित करना है, इन सारी चीजों को संचालित करने वाला जो व्यक्ति है उसके अंदर उसको संचालित करने की कैपेबिलिटी है भी या नहीं, इस बात पर हम कभी भी फोकस नहीं करते। जिसकी वजह से ऐसे नेता जिनको इस बात की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होती है कि नॉर्मलाइजेशन जैसी प्रक्रिया लाने से क्या हमारे विद्यार्थियों पर कोई असर पड़ेगा, क्या पारदर्शिता बन पाएगी। हमारे राज्य के मुख्यमंत्री जी पूरा जीवन इन्होंने जिस फील्ड में दिया है उसी में वो काम कर रहे हैं। आप देखिए, जिस भी जगह पे जाते हैं वहां पे सिर्फ धार्मिक बातें ही होती है। जब से जैसे लोग शासन सत्ता में होते हैं पूरे देश का माहौल उसी तरीके का होता है। एक बात और है, ये चीजें तब तक जारी रहेगी, बच्चे तब तक सड़कों पर आते रहेंगे, स्टूडेंट्स तब तक सड़कों पर आते रहेंगे जब तक हम और आप धर्म के नाम पर चुनाव वोट करते रहेंगे। मैं ये बात बिल्कुल नहीं कह रहा कि इससे पहले की जो सरकारें थीं वो सही थीं। इससे पहले की सरकारों में भी बहुत बड़ी बड़ी पेपर लीक जैसी समस्याएं सामने आई हैं। 2015 में
यूपीएससी का ही पेपर लीक हुआ था जिसमें यह आरोप लगा था कि एक एक पेपर 5-5 लाख रुपए का बिका था। जब आपके अंदर ये कैपेबिलिटी ही नहीं है, आपके अंदर ये क्षमता ही नहीं है कि आप 7 लाख विद्यार्थियों को एक दिन में पेपर नहीं दिला सकते, तो आप विचार करो कि वो सरकार इतने बड़े राज्य को संचालित कैसे करेगी। वो सरकार इतने बड़े राज्य की पूरी शासन व्यवस्था को कैसे संचालित कर पाएगी। क्या वो सरकार इतने बड़े राज्य की सड़कों को कैसे मैनेज कर पाएगी। कि जो सरकार 7 लाख विद्यार्थियों को एक दिन में बैठाकर एग्जाम नहीं दिला सकती, उस सरकार से हम ये उम्मीद कर सकते हैं क्या कि वो सरकार इतने बड़े राज्य को सुचारू ढंग से संचालित कर पाएगी। आप देखिए, वो राज्य है जहां पर कुंभ मेले में आए हुए श्रद्धालुओं के ऊपर हेलीकॉप्टर से पुष्प की वर्षा कराई जा सकती है। कि जब आपका पेपर लीक कराने वाले लोग पकड़े जा रहे हैं, जिस संस्था पे पेपर लीक हो रहा है उस संस्था के ऊपर बुलडोजर अभी तक क्यों नहीं चला। उनके ऊपर भी तो बुलडोजर चलना चाहिए। आखिर में हर बार पेपर लीक जैसी समस्याओं का सामना हमारे देश के विद्यार्थियों को क्यों करना पड़ता है। तो मेरे हिसाब से अगर इसके तय में जाएं तो मुझे यह लगता है कि एक भी सरकार ये नहीं चाहती कि स्टूडेंट्स पढ़ लिख कर आगे बढ़ें। जल्दी जल्दी वैकेंसियां आए, जल्दी जल्दी हम वैकेंसियों को फिलअप करें, बच्चे जल्दी से अपनी जॉब करें, जल्दी जल्दी से सारी प्रक्रियाएं हों। वो चाहते ही नहीं है। वो क्या करते हैं, इसकी स्ट्रेटजी बनाते हैं कि कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जो सच में पढ़ाई करते हैं, जो सच में अपना भविष्य एजुकेशन के फील्ड में या सरकारी नौकरी पाने के फील्ड में लगाना चाहते हैं। आकलन करने के बाद कुछ विद्यार्थियों को, कुछ युवाओं को स्टेज पे भड़काऊ बयान देकर, स्टेज पे मोटिवेट करके, धार्मिक बातें करके बहुत से युवाओं को अपने फील्ड में रैलियों में बुलाने वाले बना लेते हैं। रैलियों का भीड़ बनाने के लिए तैयार कर लेते हैं। उसमें से जो विद्यार्थी योग्य होता है, जो विद्यार्थी कैपेबल होता है कि वो अच्छे ओहदे को संभाल सके, पूरे देश को संचालित करने में अपनी भूमिका निभा सके, उसको एग्जाम्स में फंसा के रखते हैं। अब आप सोचिए, 5 साल में सरकारें बदल जाती हैं, लेकिन एक एग्जाम का रिजल्ट आने में और ज्वाइनिंग होने में 6 से 7 साल लग जाते हैं। आप बताइए, अब आप इसी बात से आकलन लगा सकते हैं कि हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम कैसा है। पेपर हमें देना है और लेकिन हमारे हिसाब से कुछ नहीं होगा। हम चाह रहे हैं एक दिन में एग्जाम हो, लेकिन हमारे चाहने से कुछ नहीं होगा। हम चाह रहे हैं कि जल्दी जल्दी वैकेंसियां आए, जो भी जगह खाली है, रिक्त स्थान उन्हें जल्दी भरा जाए, लेकिन हमारे हिसाब से कुछ नहीं होगा। हम चाह रहे हैं कि आप जितना टफ एग्जाम बना पा रहे हो बनाओ, हम सब पूरी तैयारी करके बैठे हैं, पूरा सिलेबस चार्ट जाएंगे। आप कितनी भी अपना स्ट्रेंथ दिखा लो, कितने भी हार्ड वर्क करके, स्मार्ट वर्क करके अपनी तैयारियां कर लो, सरकारें आपको हमेशा इस बात का एहसास दिलाती रहेगी कि आप इतनी आसानी से नौकरी नहीं पा सकते। तो मेरे हिसाब से ये कोई भी नेता चाहते ही नहीं कि बच्चे पढ़ें, क्योंकि जब एजुकेटेड हो जाएंगे तो उनके अंदर इस बात की कैपेबिलिटी, इस बात की क्षमता हो जाएगी कि किसे हमें सरकार में चुनना चाहिए, किसे सरकार में नहीं चुनना चाहिए। उसी में से बहुत से ऐसे विद्यार्थी होंगे जो खुद सरकार में आ सकते हैं, जिससे कि हमारा देश और हमारी जो रोटी सिकती है धर्म के नाम पर, वो सिकनी बंद हो जाएगी। कहीं ना कहीं इसी वजह से कोई भी नेता नहीं चाहता कि स्टूडेंट्स पढ़ लिख कर आगे बढ़ें और हमारी दुकान को बंद करें। दूसरा सवाल मेरा यह भी है कि जब भी बच्चे प्रोटेस्ट करते हैं तो प्रशासन उनके ऊपर लाठी चार्ज कर देता है। उनको इतना पावर कैसे मिल जाता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19(1)(b) में यह प्रावधान है कि हम कहीं पर भी प्रोटेस्ट कर सकते हैं शांतिपूर्ण तरीके से। शांतिपूर्ण तरीके से हम प्रोटेस्ट करने का हमें अधिकार है, किसी के खिलाफ विरोध करने का हमें अधिकार है। सरकार कुछ गलत कर रही है तो उसके खिलाफ विरोध करने का शांतिपूर्ण तरीके से हमें आर्टिकल 19(1)(b) हमें यह अधिकार देती है कि हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं। जब हमें अधिकार संविधान दे रही है, विद्यार्थियों को यह अधिकार संविधान दे रही है, तो फिर ये लाठी चार्ज क्यों करते हैं ये लोग। जब लाठी चार्ज करते हैं तो उनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया जाता। कितने ऐसे प्रशासनिक अधिकारी, कितने ऐसे पुलिस वाले हैं जिन्होंने लाठी चार्ज किया है और उनके बुलडोजर बाबा ने उनके घर तोड़वाए हों। आपने ये जरूर देखा होगा कि प्रोटेस्ट करने वाले बच्चों को जेल में बंद कर दिया जाता है, लेकिन असंवैधानिक तरीके से लाठी चार्ज करने वाले कितने पुलिस वालों को सस्पेंड किया जाता है या जेल में डाला जाता है या संवैधानिक तरीके से उनके ऊपर एक्शन लिया जाता है। कितने ऐसे पुलिस वालों के ऊपर आपने एक्शन लेते हुए देखा है। आप जब खंगालोगे तो एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा, एक भी ऐसा प्रशासनिक अधिकारी नहीं मिलेगा जिसके खिलाफ लाठी चार्ज करने के लिए उसके ऊपर एक्शन लिया गया हो, क्योंकि लाठी चार्ज करने का आदेश उन्हें ऊपर से ही मिलता है। विद्यार्थियों का कहना यह है कि यह प्रोटेस्ट तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार एक दिन में परीक्षा कराने के प्रावधान को आगे नहीं कंटिन्यू करती है, तब तक हम प्रोटेस्ट करते रहेंगे। जब तक हमारी मांग नहीं सुनी जा रही तब तक हम सड़कों पर बैठे रहेंगे। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। जय हिंद,